वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स के इस सेशन में हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत लेंस की चर्चा करेंगे। हम इस समय चैप्टर नंबर 9 की चर्चा कर रहे हैं, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र। तो ऑप्टिक्स में लेंस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस चैप्टर से आपका प्रश्न आता ही है। निश्चित रूप से 8 से 10 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो लेंस क्या है? लेंस ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। जो वक्र पृष्ठ है वो गोलाकार हो सकता है या बेलनाकार हो सकता है या परवलयाकार हो सकता है। यानी लेंस क्या है? एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना हो सकता है। वक्र पृष्ठ गोलीय, परवलयाकार अथवा बेलनाकार हो सकते हैं और इस आधार पर लेंस मुख्यतः दो प्रकार के हैं, क्योंकि जो वक्र पृष्ठ है या वक्रीय पृष्ठ जो है वो अधिकांशतः गोलीय ही होते हैं। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो बीच में मोटे और किनारे पर पतले होते हैं उनको हम उत्तल लेंस कहते हैं। छू कर हम इनका ज्ञान कर सकते हैं। अगर हम लेंस को छुएंगे तो वह लेंस जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं उनको हम उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस। और दूसरा जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं इनको हम अपसारी लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। और इनको हम छू कर अगर देखेंगे तो बीच में ये पतले होंगे और किनारों पर मोटे होंगे और इनको अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस भी तीन प्रकार के हो जाएंगे, उभयोत्तल, समतल उत्तल और अवतल उत्तल। इसी प्रकार से जो कॉनकेव लेंस है यानी जो अवतल लेंस है वो भी तीन प्रकार के हो जाएंगे, उभयावतल, समतल अवतल और उत्तल अवतल। तो कैसे होते हैं ये, इनकी चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तल और अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस क्या है? उभयोत्तल, समतल उत्तल और अवतल उत्तल। इसी प्रकार से अवतल लेंस उभयावतल, समतल अवतल और उत्तल अवतल। तो उत्तल लेंस क्या होते हैं? जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। अगर दोनों पृष्ठ उत्तल हैं तो वो उभयोत्तल लेंस होगा। एक पृष्ठ समतल और एक उत्तल है तो वो समतल उत्तल होगा। और अगर एक पृष्ठ अवतल और एक पृष्ठ उत्तल है तो ये अवतल उत्तल लेंस होगा। इसी प्रकार से अगर दोनों पृष्ठ अवतल हैं तो उभयावतल लेंस। अगर एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ अवतल है तो समतल अवतल लेंस। और अगर एक पृष्ठ उत्तल और एक अवतल है तो इसको उत्तल अवतल लेंस कहेंगे। तो इस प्रकार से ये उत्तल और अवतल तीन प्रकार के हो सकते हैं। इनको हम क्रमशः अभिसारी और अपसारी भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जो उत्तल लेंस होता है यानी कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है और जो अवतल लेंस होता है उसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनका ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है। बिना इसके मुझे लगता है कि लेंस से संबंधित ना तो प्रश्न हो सकते हैं ना इनके डेरिवेशन हो सकते हैं। हमने बताया कि लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। जो वक्र पृष्ठ हैं वो परवलयाकार, गोलाकार हो सकते हैं या बेलनाकार हो सकते हैं। मुख्यतः ये गोलाकार ही होते हैं। तो उत्तल लेंस की बात करें या अवतल लेंस की बात करें, एक महत्वपूर्ण परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, वो लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा केवल पतले लेंसों के लिए लागू होती है। अगर हम साधारण रूप से बात करें प्रकाशिक केंद्र की तो वह बिंदु लेंस पर स्थित मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें
अपवर्तन के पश्चात अगर अपवर्तित किरण यानी निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है तो वह बिंदु जिससे होकर ये किरण जाती है वो उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। माने प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसके लिए आपतित किरण और निर्गत किरण अपवर्तन के पश्चात परस्पर समांतर दिखाई देती है। माने ये किरण और ये किरण परस्पर समांतर होती है तो वो लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेकिन अगर हम पतले लेंसों की बात करें तो ये किरणें समांतर न होकर सीधे निकल जाती हैं। यानी हम ये कहते हैं कि वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं वो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ हम प्रकाशिक केंद्र की बात करते हैं। द्विउत्तल और द्विअवतल लेंसों में प्रकाशिक केंद्र परस्पर जो R1 और R2 हैं यानी वक्रता त्रिज्याएं जो होती हैं प्रकाशिक केंद्र C के सापेक्ष परस्पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं। यहाँ P1 है, ये C1 वक्रता त्रिज्या हो गई, ये P2 है तो C2 वक्रता केंद्र हो जाएगा यानी इसकी जो पहली वक्रता त्रिज्या है वो इधर और इसकी इधर होगी। अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो ये क्रमशः उलट जाएंगे यानी ये बदल जाएंगे। और पतला लेंस अगर है तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। माने पतले लेंस के लिए लेंस की मोटाई अगर उपेक्षणीय है तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब बात करें कि लेंस का फोकस क्या होता है तो लेंस के दो फोकस होते हैं। फोकस किसी भी लेंस के लिए दो फोकस होगा। हमने उत्तल, अवतल, उत्तल और अवतल सबका चित्र बना दिया है। ये लेंस का प्रथम फोकस होगा और ये लेंस का द्वितीय फोकस होगा। वास्तव में जो द्वितीय मुख्य फोकस होता है वही मुख्य फोकस भी कहलाता है। द्वितीय मुख्य फोकस को ही हम मुख्य फोकस कहते हैं और इसको प्रथम मुख्य फोकस या प्रथम फोकस कहते हैं। तो प्रथम फोकस की परिभाषा क्या होगी? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली उत्तल लेंस अथवा जिसकी ओर आती प्रतीत होने वाली अवतल लेंस प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। वक्रता प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ भी उसी प्रकार से F डैश से प्रदर्शित करते हैं और प्रथम मुख्य फोकस को कैपिटल F डैश से निरूपित करते हैं। प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत तल फोकस तल कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम द्वितीय मुख्य फोकस या जिसको मुख्य फोकस भी कहा जाता है उसकी बात करें तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे समांतर आने वाली किरणें जाती हैं द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। अर्थात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिससे निकलती प्रतीत होती है। उत्तल लेंस है तो होकर जाएंगी और अवतल लेंस है तो निकलती प्रतीत होगी। यानी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिससे निकलती प्रतीत होती हैं वो लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं और प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस दूरी अथवा मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष से गुजरने वाला या ये कह लीजिए कि फोकस से गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है उसको फोकस तल कहते हैं। तो ये बात हुई फोकस की। परिभाषा आप जरूर लिख लेंगे। मुख्य अक्ष आप जानते हैं लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। और प्रकाशिक केंद्र हम बता चुके, फोकस बता चुके, ध्रुव आप दर्पण के लिए पहले पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हुई जिनका जानना बहुत आवश्यक है। तो पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, इसको लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला क्या है? अगर एक पतला लेंस है जिसके दोनों समान माध्यम है यानी लेंस के पदार्थ का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू है तो
इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक बिंदु वस्तु स्थित है। O से चलने वाली ये प्रकाश की किरण OA कह सकते हैं, जो पहले पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात यहाँ I डैश पर प्रतिबिंब बनाएगी। अब जो I डैश पर प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगी और इससे चलने वाली प्रकाश की किरण जब अपवर्तित होगी तो यहाँ पर I पर प्रतिबिंब बनेगा। अब लेंस की हम मोटाई t मान लेते हैं, क्योंकि पतले लेंस की बात की गई है इसलिए t का मान लगभग नगण्य होगा, या t को हम नगण्य कर सकते हैं। तो पहले पृष्ठ की बात करें, पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए अगर हम देखें तो आप जानते हैं म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू बटा v माइनस 1/u, ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया। तो पहले पृष्ठ से अपवर्तन की बात हो रही है तो म्यू माइनस 1/r1 और म्यू बटा v, v माने v डैश, और माइनस 1/u, ये वस्तु की दूरी। और दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए अब प्रकाश कहां से जाएगा? पहले प्रकाश जो जा रहा था, अब इसकी जो क्रिया है वो उलट जाएगी, यानी प्रकाश अब लेंस से वायु में जाएगा। यहाँ वायु से लेंस में जा रहा था, वायु से कांच में जा रहा था, अब प्रकाश कांच से वायु में जाएगा। लेंस से वायु में जाएगा या कांच से वायु में जाएगा? तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? 1/μ हो जाएगा, यानी 1/μ माइनस 1/r2। पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 और r2 मानी गई है, तो 1/μ माइनस 1/r2 और बराबर 1/μ बटा v प्रतिबिंब की दूरी, और माइनस 1/u, u माने v डैश माइनस t, लेंस की मोटाई हमने t माना। अब अगर हम हर बराबर करते हैं तो 1 माइनस म्यू अपान r2, 1/μv माइनस 1/v डैश माइनस t को नगण्य कर दें। लेंस पतला है, लेंस पतला है, इसलिए t को नगण्य कर दें। क्या मिलेगा? म्यू माइनस 1/μ r2, माइनस कॉमन ले लिया गया, और 1/μv माइनस म्यू बटा म्यू v डैश, म्यू कट जाएगा, ये क्या आएगा? म्यू माइनस 1/r2 1/v माइनस म्यू अपान v डैश, ये 2, 1 और 2 को जोड़ दें तो म्यू अपान v डैश कट जाएगा, यानी क्या आएगा? 1 तथा 2 को जोड़ने क्या मिलेगा? म्यू माइनस 1/r1 r2 1/v माइनस 1/2, ये आपका क्लियर हो गया। यदि लेंस की फोकस दूरी f है तो आप जानते हैं लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/f, ये आपका 4 है। 3-4 को मिलाएंगे तो आपके पास सूत्र बन जाएगा 1/f बराबर म्यू माइनस 1 कॉमन 1/r1 माइनस 1/r2, यानी किसी लेंस की फोकस दूरी दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं और लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। अब यहाँ एक बात ये भी आती है कि अगर दोनों ओर माध्यम अलग अलग है, इसका माध्यम μ1 है, इसका μ3 है और इसका μ2, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रूफ बदल जाएगा और उस स्थिति में जो जहाँ म्यू हमने लिखा था इस म्यू के स्थान पर μ2/μ1 हो जाएगा और इस 1/μ के स्थान पर μ3/μ2 हो जाएगा, यानी म्यू को हम लिखेंगे μ2/μ1 और 1/μ को लिखेंगे μ3/μ2, और इस प्रकार से हम रखकर दूसरा सूत्र प्राप्त कर सकते हैं जबकि लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम हो, और उस स्थिति में जो हमारा फार्मूला बनेगा वो μ3/v μ2/u बराबर
μ2 माइनस μ1 बराबर μ2 माइनस μ1 अपान r1 माइनस μ2 माइनस μ3 अपान r2, μ2 माइनस μ3 अपान r2। ये फार्मूला बनेगा कब? अगर लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम है तो इस तरीके से ये फार्मूला आपका बनेगा। और ये जो हमारा सूत्र है ये लेंस मेकर फार्मूला कहलाता है, इसे हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। अगर लेंस के फोकस दूरी की बात की जाए तो लेंस की फोकस दूरी यहाँ से दो बातों पर निर्भर करती है, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर। यानी लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है, यानी अपवर्तनांक पर और वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है इसकी बात करते हैं। तो अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करती है? 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है ये इधर हमारा r2 हो गया, r1 हो गया और ये r2 हो गया, माने r2 ऋणात्मक और r1 धनात्मक होता है, क्योंकि ये P1 होता है ये P2 होता है। तो इस तरीके से जब हम ऋणात्मक और धनात्मक मान रखेंगे तो वक्रता त्रिज्या उत्तल लेंस के लिए अगर हम देखेंगे तो r2 का मान माइनस हो गया, म्यू का मान सदैव 1 से अधिक होता है, यानी f का मान पॉजिटिव आ गया। उत्तल लेंस के लिए क्या होगा? f पॉजिटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। और इसी प्रकार से अगर हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस में यही चीज उलट जाता है, माने 1/f निकालेंगे तो म्यू माइनस 1 r1 का मान ऋणात्मक हो जाता है और r2 धनात्मक ही होता है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी f का मान निगेटिव आया, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर एक बात यह स्पष्ट हो गई कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई। अब यहाँ ये बात आती है कि वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर करता है तो वक्रता त्रिज्या के समानुपाती है। f का मान वक्रता त्रिज्या के समानुपाती है और चूंकि वक्रता त्रिज्या के समानुपाती है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर बड़ी वक्रता त्रिज्या होगी तो लेंस की फोकस दूरी भी अधिक होगी, माने अधिक वक्रता त्रिज्या वाले लेंस की फोकस दूरी अधिक और कम वक्रता त्रिज्या वाले लेंस की फोकस दूरी कम होगी। अब अधिक वक्रता त्रिज्या कब होगी? वक्रता त्रिज्या अधिक है, इसका मतलब है कि फोकस दूरी अधिक होगी। और फोकस दूरी कब अधिक होगी? जब लेंस पतला हो, क्योंकि पतले लेंस की ही वक्रता त्रिज्या अधिक हो सकती है, मोटे लेंस की वक्रता त्रिज्या कम होगी, इसलिए मोटे लेंस की फोकस दूरी भी कम होगी। तो ये फोकस दूरी पर निर्भरता हुआ। और दूसरी बात है कि अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करता है, फोकस दूरी का मान अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करता है। आपने ये फार्मूला देखा 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हम वायु की बात करें, वायु में तो 1/fa फोकल लेंथ इन एयर a म्यू g माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। और अगर हम द्रव में बात करें, यानी लेंस को किसी द्रव में डुबो दें जिसमें फोकस दूरी fl हो, तो fl 1/fl बराबर l म्यू g माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। और जब हम इनको भाग करेंगे तो हमारे पास FL/FA आ जाएगा, भाग करेंगे तो FL ऊपर हो जाएगा, a म्यू g माइनस 1 अपान l म्यू g माइनस। अब हम यहाँ से FL का मान ज्ञात कर सकते हैं, a म्यू g माइनस 1 अपान l म्यू g माइनस 1 इंटू FA। जबकि l म्यू g क्या है? l म्यू g बराबर आप जानते हैं a म्यू g अपान a म्यू g। अब यहाँ निर्भर करती है, तीन बातें हो सकती हैं। म्यू का मान
क्या है इस पर निर्भर करता है। यहाँ से म्यू का मान चूंकि प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है और प्रकाश के रंग पर निर्भर करने के कारण चूंकि बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए फोकस दूरी का मान बैगनी रंग के लिए कम होता है। चूंकि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, इसलिए लाल रंग के लिए फोकस दूरी अधिकतम होगी। तो प्रकाश के रंग पर भी अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है और चूंकि रंग पर निर्भर करता है, इसलिए फोकस दूरी भी प्रकाश के रंग पर निर्भर करेगी। लाल रंग के लिए फोकस दूरी, जो लाल रंग के लिए चूंकि अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, इसलिए लाल रंग के लिए फोकस दूरी अधिकतम, और बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है, इसलिए बैगनी रंग के लिए जो फोकस दूरी होगी वो न्यूनतम होगी। माने लाल रंग F मैक्सिमम और बैगनी रंग F मिनिमम। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि कब फोकस दूरी अधिकतम होगी, किस रंग के लिए, किस रंग के लिए न्यूनतम होगी। तो चूंकि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, इसलिए लाल रंग के लिए फोकस दूरी अधिकतम, और बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है, इसलिए बैगनी रंग के लिए फोकस दूरी न्यूनतम। बाकी पदार्थ पर निर्भर करता है। तो अगर हम वायु के स्थान पर द्रव का प्रयोग करें तो द्रव में फोकस दूरी FL का मान हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ तीन बातें हो सकती हैं। एक बात, A म्यू L छोटा है A म्यू G से। A म्यू L का मान यानी द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक से छोटा है, तो अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारा जो फोकस दूरी होगी माने FL का मान FA से बड़ा है। A म्यू L का मान जब A म्यू G से छोटा होगा तो A म्यू L का मान A म्यू G से छोटा होगा, यानी ये हर छोटा है, हर छोटा है तो भिन्न का मान बड़ा होगा, और एक से बड़ा होने के कारण जो इसका हर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी प्रकृति नहीं बदलेगी लेकिन फोकस दूरी बढ़ जाएगी, प्रकृति नहीं बदलेगी। द्रव में लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, माने अगर उत्तल है तो उत्तल रहेगा, अवतल है तो द्रव के भीतर भी अवतल रहेगा। दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर A म्यू L ग्रेटर देन A म्यू G, A म्यू L का मान A म्यू G से बड़ा है तो हर छोटा यानी भिन्न का मान कम हो जाएगा एक से। ये हर जो है वो ऋणात्मक होगा, जब हर ऋणात्मक होगा तो FL का मान बड़ा तो होगा FA से, लेकिन प्रकृति बदल जाएगी, प्रकृति बदल जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर FA पॉजिटिव था तो FL निगेटिव हो जाएगा, और अगर FA निगेटिव था तो FL पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर उत्तल लेंस है तो इस द्रव के भीतर वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और अवतल लेंस है तो इस द्रव के भीतर वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। जैसे वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगर वायु का बुलबुला है तो जल के भीतर, यद्यपि बुलबुला हमेशा उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है, लेकिन जल के भीतर वायु का बुलबुला उत्तल लेंस के अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, जबकि उसकी प्रकृति उत्तल होगी। और तीसरी बात होती है कि अगर A म्यू L का मान A म्यू G के बराबर है तो FL का मान 0 होगा। अगर A म्यू L का मान A म्यू G के बराबर है, यहाँ ये गलत हो गया है, 0 नहीं अनंत हो जाएगा, कांच की समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। चूंकि हर इसका 0 हो गया तो भिन्न का मान अनंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस द्रव के भीतर डुबोने पर जो लेंस है वो कांच के समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा। जैसे फ्लिंट कांच का लेंस अगर कार्बन डाइसल्फाइड में भिगो दिया जाए तो इसी तरीके की प्रकृति उत्पन्न होगी, उसकी फोकस दूरी अनंत और क्षमता 0 हो जाएगी, यानी लेंस उसमें अदृश्य हो जाएगा। तो ये बात हुई, हमने बात की यहाँ पर कि अपवर्तनांक पर और फोकस दूरी पर, फोकस दूरी का मान, लेंस की फोकस दूरी का मान अपवर्तनांक पर और वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर करता है, और फोकस दूरी रंग पर भी निर्भर करती है, चूंकि अपवर्तनांक रंग पर निर्भर करता है। आज का ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा के लिए, आप बहुत ढंग से इसको तैयार कर लेंगे, निश्चित रूप से इससे एक प्रश्न आपको मिलना है। तो अगले सेशन में हम
लेंस की क्षमता और संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी की चर्चा करेंगे। आप इसका नोट्स पूरा तैयार करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मल्होत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप वीडियो का बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद। अगले सेशन में हम लेंस की क्षमता की बात करेंगे।